नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं वंदना वाजपेयी जी द्वारा लिखी कहानी बद्दुआ। आज शाम जल्दी घर जाकर नीरज अपनी पत्नी मेघा और 2 साल के बेटे मयंक को सरप्राइज देना चाहता है। काम में व्यस्त जिंदगी में जब जब वो यूं अचानक से जल्दी पहुंचा है, मेघा की आंखों की चमक ने उसकी जिंदगी के प्रति उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। इसलिए वो बीच बीच में ऐसे सरप्राइज दे दिया करता है जो उन दोनों के लिए कई दिनों तक टॉनिक का काम करते हैं। साथ साथ कुछ हंसी पल जी लेने की ख्वाहिश में वो घर आते समय मेघा के लिए गजरे और मयंक के लिए चॉकलेट लाना नहीं भूला। उसको उम्मीद है कि मेघा उसे जल्दी आया देखकर खुशी से चहक उठेगी और उसके सीने से लग जाएगी। फिर वो अपनी जेब से गजरा निकालकर मेरे गुलाब के ऊपर बेला कहते हुए उसके लंबे खुले बालों में लपेटने की असफल कोशिश करेगा। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, कहकर खिलखिलाते हुए मेघा गजरा उसके हाथ से ले लेगी। पर 3 बार घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा मेघा ने नहीं, आरती ने खोला। आरती को देखकर उसका चेहरा उतर गया। गजरे के लिए जेब में घुसाया हुआ हाथ धीरे से बाहर निकाल लिया। आरती उनके यहाँ सफाई बर्तन करती है। उसको जल्दी आया देखकर वो भी ठिठकी। फिर उसका प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए बेडरूम की ओर इशारा करते हुए बोली, मेम साहब उस कमरे में है। वो सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गया। मेघा यूट्यूब पर किसी आध्यात्मिक चैनल का प्रवचन सुन रही थी। वो प्रवचन में इतना डूबी हुई थी कि उसने उसको देखा ही नहीं। जब से पड़ोस में त्रिपाठी जी रहने आए हैं, तब से ही उनकी पत्नी ने उसे लोक परलोक सुनने की आदत लगा दी है। कितनी बार उसे भी बताती रही है ब्लैक बॉल वाइट बॉल के फलसफे को, ये जन्म वो जन्म, पाप और पुण्य। पर उसकी अरुचि देखकर अब उसने बताना छोड़ दिया है। जानती है उसे वो बदला लेकर न्याय करने में विश्वास करता है। क्षमा उसके शब्दकोश में नहीं है। कितनी बार उसने समझाया भी है, ये लोक परलोक कुछ नहीं होता। अपराधी या गलत कहने करने वाले को दंड मिले तो अपराध कम होंगे, ना कि क्षमा कर देने से। हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, इसके अतिरिक्त कोई कोई दर्शन उसके गले के नीचे नहीं उतरता था। शुरू शुरू में मेघा तर्क करती थी, पर अब नहीं करती। उसका मन रखने के लिए कह भी देती है कि अब मैंने देखना ही छोड़ दिया। पर आज सच सामने था। उसको मेघा के झूठ पर नाराज होना चाहिए था, पर वो आज की शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए हौले कदमों से मेघा की तरफ बढ़ने लगा। उसके कानों में प्रवचन की आवाजें पड़ने लगी, वही क्षमा करने वाली। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका मूड का मीटर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ने लगा। उसको खुद पर काबू करना मुश्किल लगने लगा और न चाहते हुए भी उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेघा, वो जोर से चिल्लाया। कितनी बार कहा है, मैं अपराधी को कठोर दंड देने में विश्वास करता हूँ। ये क्षमा वाले शब्द मेरे कानों में जहर की तरह चुभते हैं। तुम ऐसा इसलिए देख पाती हो क्योंकि तुमने मेरी तरह किसी की गलती के दंड को तिल तिल करके नहीं भोगा है। अपमान, निराशा और तकलीफ का जीवन क्या होता है, ये मैं जानता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि एक बार मैं उन सब का बदला ले सकूं। एक बार उस तिल तिल करके मरते हुए देखूं, उसकी आंखों में याचना की भीख देखूं और वैसे ही हंसूं जैसे वो हंसा था। चीख चीख कर कहूं, देख देख, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है। खैर, उसने तो रिश्ता ही नहीं रखा, पर आश्चर्य यह है कि मेरी पत्नी होकर भी तुम मेरे दर्द को नहीं समझती। कहते हुए नीरज के आक्रोश के शब्द दर्द की नमी से भीग गए। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मेघा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर अब उसके खुले हुए रेशमी बाल, नीली साड़ी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसे आकर्षित न कर सकी। पापा पापा कहकर ताली बजाता हुआ नन्हा मयंक भी उसको 30 साल पुराने दर से खींचकर ना ला पाया। चॉकलेट और गजरे को बिस्तर पर पटकते हुए वो स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। आज उसके घाव एक बार फिर छिल गए थे और उन पर मरहम पट्टी के लिए उसे एकांत की दरकार थी। मेघा सहमे हुए मयंक को गोद में उठाकर दुलारने लगी। वो जानती थी कि आज रात नीरज खाना भी नहीं खाएगा। अंदर से लॉक हुए स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर उसकी सिसकियां नीरज पर कोई असर नहीं करेंगी। सुबह तक खुद को संयत कर वो खुद ही बाहर निकलेगा। मेघा जानती है कि नीरज का दिल बहुत साफ है। शादी के बाद उसने उसको किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, परंतु क्षमा शब्द से उसको नफरत है।
इसलिए वो उसको इन वीडियोस को देखने से मना करता है। उसके घाव कुरेद जाते हैं। उसका इतना प्यार भी नीरज की नफरत की आग को ठंडा नहीं कर पाया है। इधर नीरज स्टडी रूम में हमेशा की तरह माँ की तस्वीर हाथ में लेकर काउच पर लेट गया। स्टडी रूम में तरह तरह की किताबें हैं जो नीरज कभी नहीं पढ़ता। वो डिपार्टमेंट मेघा के हवाले है। वो जब भी यहाँ आता है तो बस माँ की तस्वीर को पढ़ता है। न जाने कितने अनुत्तरित सवालों से जूझता है और इस इम्तिहान में खुद को अनुत्तीर्ण घोषित कर माँ से एक मौका और देने की बात कह फिर एक ख्वाब बुनने लगता है। जब वो अन्यायी को दंड देकर इस परीक्षा में पास होगा, आज माँ की तस्वीर फिर उसके हाथ में है। झरते आंसुओं के साथ धुंधली होती तस्वीर के बीच एक बार फिर यादें साफ होती चली जा रही हैं। इसमें से बहुत कुछ उसने सुना है और बहुत कुछ स्वयं भी भोगा है। निम्न मध्यम वर्ग की उसकी माँ से उसके पिता ने प्रेम विवाह किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने उसके नाना की छोटी सी दुकान थी जिसमें घर के बने लड्डू, पेड़े, गाजर का हलवा आदि बेचा करते थे, जो 4 बेटों और एक बेटी के भरण पोषण के लिए बस गुजारा भर दे पाती थी। बगल की पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चॉकलेट की दुकान पर जहाँ भीड़ भिन बनाया करती, वहीं इस देसी मिठास को चखने इक्का दुक्का लोग ही पहुँचते। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले थे। तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी खान पान भी भारत आया और युवाओं के सर चढ़कर बोलने लगा। पर नाना जी ने अपना देशीपन नहीं छोड़ा। नाना जी के बाद माँ ही ये सब बनाने लगी थी और कभी कभी अपने पिता की दुकान पर बैठ भी जाती। वहीं उसके पिता से उनकी मुलाकात हुई थी। माँ भी पिताजी को कुछ कुछ पसंद करने लगी। प्यार के अंकुर फूटने शुरू ही हुए थे कि पिताजी ने शादी की जिद पकड़ ली। नाना जी सहर्ष राजी हो गए। मुश्किल थी हरिहर नाथ उर्फ दादाजी को समझाना। खानदानी रईस होते हुए भी बिना दान दहेज के मामूली परिवार की लड़की पसंद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो, पर पिताजी के आगे उनकी एक ना चली। एक सादे समारोह में शादी के बाद माँ उस घर में बहू बन के चली तो गई, पर बहू के रूप में स्वीकार नहीं की गई। घर की तीनों बड़ी बहुओं ने तो जैसे उन्हें अछूत ही घोषित कर दिया था। दादी और दादाजी हर वक्त दहेज और लड़के को फंसा लिया के ताने देते रहते। आए गए के सामने भी कहते रहते, पता नहीं हैदराबाद में शादी की भी है या नहीं, या हमारी छाती पर यूं ही मूंग डालने के लिए उठा लाया है। आहत माँ के घावों पर पिताजी का प्रेम मलहम की तरह काम करता था, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 3 महीने बाद एक एक्सीडेंट में पिताजी माँ को और माँ के गर्भ में आकार लेते 3 महीने के नीरज को रोता कलपता छोड़कर चले गए। माँ तो उस घर में वैसे भी स्वीकार्य नहीं थी। पिताजी की 13वीं के दिन दादाजी ने रिश्तेदारों के सामने माँ को चोटी पकड़कर उनके बेटे को फांसने के अपराध में घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने गर्भ में पलते शिशु का वास्ता दिया तो अनजन्मा वो भी अवैध घोषित कर दिया गया। एक भी हाथ माँ की मदद को नहीं उठा। समृद्ध को नहीं दोष कुसाई। भीड़ की नज़र में भी माँ अपराधिनी थी। गरीब होने की, उनके पिता को फांसने की और एक अवैध बच्चे को उस परिवार पर मर देने की कोशिश करने की। रोती कलपती माँ अकेले सफ़र कर नाना जी के पास हैदराबाद लौट आई। अपमान के दंश से जलती अर्धविक्षिप्त सी माँ चारों मामियों का काम करती और सारा दिन ताने सुनती। कई बार झगड़े में उसके ममेरे भाई बहन उसे अरे तेरे बाप का भी पता नहीं है कहकर अपमानित करते। उन्हीं में से किसी ने स्कूल में भी यह बात कह दी और फिर जब जिस बच्चे से उसका झगड़ा होता वो उसको नाजायज कहने से नहीं चूकता। गुस्से और अपमान से उसका खून खौलने लगता। मुट्ठियां भिज जाती। फिर माँ याद आ जाती। बंधन ढीले पड़ जाते। भिजी हुई मुट्ठियां खुद ब खुद खुल जाती। सारा गुस्सा सारा दर्द पीकर वो घर लौट आता। कभी कभी माँ से कहता भी तो माँ उसे ही चुप रहने और सब सहने की हिदायत देती। वो सह तो जाता, पर इस अपमान का बदला लेने की इच्छा उसके अंदर और तीव्र हो जाती। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उसके अंदर एक अभिमन्यु बड़ा हो रहा है, इस बात से माँ भी अनभिज्ञ थी। इतना अपमान सहने के बावजूद भी सर पर छत और 2 जून रोटी भी तब तक चली जब तक नानाजी जिंदा थे। नाना जी की आंखें मूंदते ही मामा मामियाँ उनसे वो सहारा भी छीन लिया। उस समय 5वीं क्लास में पढ़ता था वो। माँ को उसकी पढ़ाई छूट जाने की चिंता हुई। सारे दर्द भूलकर उसकी खातिर माँ उसे लेकर एक बार फिर दादाजी की चौखट पर गई।
इस बार उन्होंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि वो उसे रख ले, पढ़ा लिखा दे। ये इसी घर का अंश है, वो पलटकर कभी नहीं आएगी, भले ही भीख मांगकर अपनी जिंदगी काट ले। उनके शब्द आज भी उसके कानों में बजते हैं, जब उन्होंने चिल्लाकर माँ से कहा था, चुप कर बदतमीज, मेरे बेटे को फंसाकर मार डाला। न जाने कौन से ग्रह बैठे थे तेरी कुंडली में, आते ही खा गई। अभी भी चैन नहीं है, ये गंदा खून मेरे सर पर थोपने आई है। ले जा इस पाप की औलाद को यहाँ से, ये मेरा पोता नहीं है। न जाने कहाँ से उसकी नन्ही मुट्ठियों में उस समय इतनी ताकत आ गई थी कि उनका हाथ बाहों में पकड़कर छक चूरते हुए जोर से चिल्लाया था वो, हरिहर नाथ, तू मेरी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। ना तू मेरा दादा हो सकता है। थूकता हूँ मैं ऐसे खानदान पर, जा रहा हूँ अपनी माँ को लेकर। वो अपनी माँ को लेकर घर से बाहर निकलने लगा। पीछे उनकी विद्रूप सी हंसी उसका पीछा करती रही। रास्ते भर वो अपनी माँ से कहता रहा, माँ मैं लौटूंगा, लौटूंगा मैं एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा, इसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी, उस दिन मैं छिड़कने आऊँगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसी ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। घर लौटने के बाद ईंट के भट्टे पर काम करते हुए उसने अपना व माँ का पेट भरा। 10वीं तक पढ़ाई भी की। वो एक कर्म योद्धा की तरह जीवन के सवालों को हल करना चाहता था, पर माँ ने साथ नहीं दिया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। महंगा इलाज वो करवा नहीं पाया। माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से हरिहर नाथ की विद्रूप हंसी उसका पीछा करने लगी। उसकी मुट्ठियां भिज जाती, वो मन ही मन संकल्प लेता, उसे हरिहर नाथ से भी ज़्यादा पैसे वाला बनना है, फिर जाएगा वो एक दिन उनके पास। पढ़ाई छूट गई। उसने घर में मोमोज बनाकर आसपास के ढाबों में सप्लाई करना शुरू किया। पैसे बचे तो छोटा सा ढाबा, फिर छोटा सा होटल तक पहुंचा। यही वो समय था जब उसे एक न्यूट्रिशन नताशा जी मिली। उन्होंने उसे अपने क्लाइंट के लिए लो कैलोरी फूड बनाकर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। आइडिया उसे जम गया। अब वो शहर भर में लो कैलोरी फूड सप्लायर बन गया। एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे प्रांत में उसने अपना बिजनेस फैला लिया। रुपया, पैसा, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, मेघा जैसी पत्नी, मयंक जैसा बेटा, सब कुछ उसकी जिंदगी में आया। नहीं आया तो उस घाव का मलहम जो हरिहर नाथ ने उसे दिया था। ना ही खत्म हुई उसको तिल तिल मरते देखने की इच्छा। ये अलग बात है कि अब वो हर समय उस दर्द में नहीं रहता, पर जब भी घाव कुरेद जाता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। गलत को सजा देना उसके जीवन का उद्देश्य है। अपने आसपास, मोहल्ले, शहर में कहीं भी अन्याय होते देखता है तो चुप नहीं बैठता। शोषित का जमकर साथ देता है, उसे बदला लेने को प्रेरित करता है। क्षमा उसकी नज़र में अपराध है। ये उसकी इच्छा भी है और मजबूरी भी, क्योंकि हर बार किसी शोषित को देखकर उसको विद्रूप सी हंसी सुनाई देने लगती है और उसकी मुट्ठियां भिजने लगती है। रात ख्यालों में कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह लगी हल्की सी झपकी को खिड़की से आती धूप और चिड़ियों की प्रभात फेरी आकर हौले से खोलने लगी। उसने आँख खोलकर देखा, 7 बज गए हैं। उफ, जल्दी करो, काम पर जाना है, सोचते हुए झटके के साथ काउच से उठा। बाहर मेघा चाय की ट्रे लिए अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ सामने खड़ी दिखी। देर से नहाने वाली मेघा सुबह से ही सज कर तैयार हो गई। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में उसको देखकर पहली मुलाकात की खुशी के समान पड़े हुए गुलाबी डोरे। मेघा जानती है कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं। उसको अतीत से बार बार वर्तमान में खींच लाने का मादा भी उसी के पास है। तभी तो मुस्कुराती हुई बोली, जादू की झप्पी चाहिए? और प्रेम के गुबार ने दर्द के गुबार को पीछे धकेल दिया। वो जानता है कि मेघा सपने में भी उसका दिल दुखाने की बात नहीं सोच सकती। बस वो क्षमा में विश्वास करती है। वो ही अपने अतीत के दर्द को गाहे बगाहे उसके ऊपर लाद देता है। उसे कल उस पर जोर से बोलने का पछतावा भी है। उसने अपनी तरफ से खामियाजा पूरा करने के लिए सप्ताहांत में मुंबई घूमने का प्रोग्राम बना लिया। खुशी से चहक उठी मेघा। छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाना उसकी आदत है। 4 दिन मेघा मयंक के साथ मुंबई में बहुत अच्छे बीते। तरोताजा होकर घर वापस आया ही था, दूसरे प्रदेशों से भी उसका फ्रेंचाइजी खोलने के ऑर्डर आने लगे। अब उसे कई शहरों का दौरा करना था। मेघा के चेहरे पर खुशी के साथ हल्की सी मायूसी देखकर उसने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम कहो तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर ये बिजनेस तो नहीं।
मेघा ने लाड में आंखें दिखाते हुए कहा। ना ना, ये तो मैं कह ही नहीं सकती। मैं आपके सपने को जानती हूँ। 7-8 दिनों की बात है, मैं पिताजी के पास चली जाऊंगी। 10 दिन का दौरा पूरा कर कल उसे लौटना ही था कि कानपुर से भी फ्रेंचाइजी खोलने का फोन आया। कानपुर यानी हरिहर नाथ का शहर, एक शहर जो उसका होकर भी उसका नहीं है, एक शहर जहाँ से अपमानित होकर वो निकाला गया था, वहाँ उसे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। मन में एक दबी हुई सी इच्छा हुई कि जाए, हरिहर शुक्ला को दिखाए कि देखो, जिसको तुमने पढ़ने तक का सहारा नहीं दिया था, आज उसका कद तुम्हारे कद से ऊंचा है। जिसको तुमने अपना खून मानने से इनकार किया था, आज वो अपनी माँ का नाम रोशन कर रहा है। जिसको तुमने घर के अंदर घुसने नहीं दिया था, आज वो तुम्हारे शहर के सबसे रईस आदमी का मेहमान है। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक बार फिर सारी रात माँ उसके साथ रही। मेघा भी नहीं थी उसे अतीत से निकालने के लिए। क्रोध बढ़ता ही गया, मुट्ठियां भिजने लगी। खूब खरी खोटी सुनाने की भावना उसके कदम पुराने कानपुर के बड़े बड़े अहातों की ओर ले जाने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ वो एक वाक्य गढ़ रहा है जो उसे हरिहर नाथ को सुनाना है। आज उसकी आग शांत होगी। आज के बाद अपने अतीत को नहीं छोड़कर पूरी तरह अपने वर्तमान, अपनी मेघा और अपने मयंक के पास लौट आएगा। पर ये वो कानपुर नहीं था जिसे वो वर्षों पहले छोड़कर आया था। हाथे नुमा मकान रिहायशी अपार्टमेंट बन चुके हैं। छोटी बड़ी दुकानें शॉपिंग मॉल्स में बदल चुकी हैं। बड़े बड़े आम शहतूत के पेड़ों की जगह हर घर के आगे छोटी छोटी क्यारियां रोप दी गई हैं। विदेशी घास से सजी जमीन पर क्रोटन के पौधे तुलसी के आगे खड़े इठला रहे हैं। एक पल को उसके कदम लड़खड़ा गए। क्या पता हरिहर नाथ जी का घर और पैसा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गया हो। आखिर 3 बेटे और उनका परिवार भी तो कुछ कमा रहा होगा। हो सकता है उनके पास उससे भी कहीं ज्यादा पैसा हो और वो उसे एक बार फिर अपमानित कर दें। हो सकता है हरिहर नाथ ही ना रहे हों। लौट जाओ नीरज, लौट जाओ। अब की टूटे तो तुम्हें कौन संभालेगा। आखिर मेघा और मयंक का क्या कसूर है जो तुम इन्हें फिर से दर्द में डाल दोगे। बड़ी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, खुद ही उसमें आग ना लगाओ। हर बढ़ते कदम पर मन उसे संभावित खतरे की तरफ आगाह करते हुए बार बार पीछे खींच रहा था और चेतना बिना प्रयास उसे आगे धकेल रही थी। आखिरकार उसने अपने को ठीक कर उस घर के सामने पाया जिस पर लिखा था ए 227/37। पर यहाँ विशाल हवेली की जगह एक आलीशान अपार्टमेंट खड़ा है। चमचमाते फ्लैट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां और दरवाजे पर हर आगंतुक से जाने वाले घर का नंबर लिखवाकर जाने की अनुमति देते संतरी। ये वैभव देखकर वो लौटने को हुआ। तभी संतरी ने पूछा, किसके घर जाना है। हरिहर नाथ उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। संतरी ने उसे आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे कोई कानपुर में कुतुब मीनार ढूंढ रहा हो। फिर उसने पार्किंग एरिया में बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर इशारा करके कहा, दूसरा नंबर। वहाँ? उसने आश्चर्य से देखकर पूछा, लेकिन ये तो हरिहर नाथ जी की ही जमीन है। है नहीं थी। बेटे जमीन बेचकर मुंबई चले गए, वहीं कारोबार करते हैं। वृद्ध और अशक्त पिता जब जमीन बेचने को राजी नहीं हुए तो उनको यहीं छोड़ गए। बरसों हो गए, कोई नहीं आया। अब तो आखिरी ही समय समझो। आप कैसे आए? संतरी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्न पूछा। कुछ खास नहीं, पुरानी जान पहचान थी, कानपुर आया तो सोचा मिल लूं। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ रहते हैं हरिहर नाथ जी। उनके बेटे उन्हें बुढ़ापे में या मरने के लिए अकेले छोड़ गए। उसे महसूस हो रहा है आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। बेटों द्वारा छोड़े गए हरिहर नाथ जी को वो जी भर के सुनाएगा। अपने व अपनी माँ के हर अपमान का बदला लेगा और चलते समय वही विद्रुप सी हंसी हंसेगा जो उसके जाने के बाद उसकी मृत्यु तक उसके कानों में बजती रहेगी। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। बस फिड़ा है, तनिक खोल के घुस जाओ। बगल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला। तेज सड़ांध और उसकी सांसों में घुस गई। सामने एक दीनहीन लकवाग्रस्त वृद्ध अपने बिस्तर से जकड़ा पड़ा दिखा। शरीर कंकाल मात्र, आंखें धसी हुई, एक टक छत की ओर देखती हुई जैसे मृत्यु की याचना कर रही हो। चेहरा पीला पड़ा हुआ, ऊपर की तरफ एक मटमैली बनियान जो जगह जगह उधड़ी हुई व पीछे से सिर्फ ऊपर तक सरकाई हुई। शरीर के नीचे के भाग में कोई वस्त्र नहीं, बस एक डायपर मलमूत्र को रोकने के लिए बंधा हुआ, लेकिन शायद उसे कई दिन से साफ नहीं किया गया था। बिस्तर गीला और मल कुछ सूखा।
कुछ गीला उसके चारों ओर सना हुआ, पीठ पर बड़े बड़े बैट सो जिनके घावों से मवाद रिश्ता हुआ। उफ! उसने वृद्ध से हटाकर कमरे पर नजर डाली। कमरे में एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटी टेबल। टेबल पर कुछ अधखाया दाल चावल जिस पर भिनभिनाती हुई मक्खियां। उसने अपने कहे शब्द याद आ गए। माँ, मैं लौटूंगा एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा। उसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी। उस दिन मैं छिड़कने आऊंगा इसके घावों पर नमक। तुम चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं भी ऐसे ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। वो बिना किसी भाव के निर्विकार सा देखता रहा। उसने जो चाहा था वो प्रत्यक्ष उसके सामने है। उसे तो खुश होना चाहिए। उसकी वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई। आज उसका आक्रोश पूरी तरह जलकर भस्म हो जाना चाहिए। आगे की जिंदगी उसके दर्दनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त होने की खुशी होनी चाहिए। उसे तो उसी विद्रूप सी हंसी में हंसना चाहिए था। पर ये उसकी आंखें नम क्यों हो रही हैं? उसका दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसे उबकाई सी क्यों आ रही है? वो घबरा कर बाहर निकल आया। सामने से आती घरों में काम करने वाली एक औरत उससे कहने लगी, आप काहे को मिलने आए हो बाबूजी? आपको तो चीने ही ना हुए। ये तो नरक माँ है, गू मूत माँ लौट रहे हैं। जाने कौन पाप किए हैं कि भुगत रहे हैं। बेटे मैं तर लगा गए हैं, वही सफाई कर देत है और खाना भी खिला देत है, पर है बड़ा आलसी, रोज आवती नाही। हमसे भी कहे थे करने को, पर ये गू गलीच हमसे होत नाही। आप आए हो तो कहे दे रही हैं कि लड़का लोगों को फ़ोन करो, इन्हें यहाँ से ले जाए। ई बदूमा हम लोगन की और मिट्टी खराब हो रही है, पर ऊ लोग आए नहीं। बुढ़ापा माँ पैसा कोड़ी पास ना हो, शरीर साथ ना देवे तो खून भी अपना रंग दिखाई देत है। कहकर वो चली गई। उसको उसकी छटपटाहट के साथ अनुत्तरित छोड़ के वह भी लौट रहा है। मन में कुछ खौल सा रहा है। उसके कदम भारी हो रहे हैं। वो हंसना चाहता है, वही विद्रूप सी हंसी, पर उसकी आंखें छलक रही है। वो अपने अतीत से मुक्त होकर एक बार फिर सपने बुनना चाहता है, पर असहाय हरिहर नाथ उसकी आंखों के आगे से हट नहीं रहे हैं। वो विजय के गीत सुनना चाहता है, पर उसे लकवाग्रस्त मुख की गे गे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसका अपना ही मन दो भागों में बट रहा है। वो उसके दादाजी हैं। उन्होंने उसे कभी अपना पोता तो माना ही नहीं। इस दुनिया में उसका कोई अपना है तो सिर्फ मेघा और मयंक। आज उन्हें मदद की जरूरत है। मदद? हाँ हाँ, हरिहर नाथ जी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। बड़ा खून खून करता था, अभी तो उसे भी और बहुत कुछ सुनाना चाहिए। वो एक इंसान है, वही इंसान ना जिनकी वजह से उसका और उसकी माँ का जीवन बर्बाद हुआ। आज वो असहाय है तो उसे चक्कर आने लगा। खुद को संभालने के लिए वो वहीं पिलर पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसे मेघा दिखाई दे रही है, ठीक उसके सामने खड़ी हुई। उसके दिमाग का ये सब अंतर्द्वंद जरूर मेघा की ही संगति का असर है। वो उससे नाराज होना चाहता है, पर वो तो मुस्कुरा रही है। कुछ कहने के लिए खुले होठ चढ़ से हो जाते हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है। मौन होकर भी उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही है। शायद वही वाइट बॉल ब्लैक बॉल का फलसफा। शायद वही जो 100 बार कहा है कि बद्दुआ देना भी सबके बस की बात नहीं। कई बार उस इंसान को उस रूप में देखने में भी हमारा दिल दुखता है जिसकी वर्षों बद्दुआ दी होती है। यही तो अपने अपने संस्कार हैं। वो फिर से तर्कों से उसे चुप कराना चाहता है, पर नहीं। उसके तर्क ध्वस्त हो रहे हैं। मेघा अभी भी मुस्कुरा रही है। वो उसकी खुली हुई बाहों में किसी शिशु की भांति सिमट जाना चाहता है, सारे तर्कों से दूर, निश्चिंत। वो मेघा की तरफ अर्थ चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी एक गैंग कुछ अस्पष्ट सी आवाजें सर्वेंट क्वार्टर के रूम नंबर 2 से उसके कानों में पड़ती है। साथ ही पास से गुजरती कुछ काम वालियों की आवाजें भी। बुढ़ा मरे तब जान छूटे, जब देखो तब गैंग है। एक पल को उसके कदम ठिठक जाते हैं और पलटकर सर्वेंट क्वार्टर के कमरा नंबर 2 की ओर चल पड़ते हैं। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मेघा को फ़ोन लगाता है। हेलो हेलो मेघा, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उन्हें अपने साथ ला रहा हूँ। उन्हें सेवा की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों, वंदना वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई ये मर्मस्पर्शी रचना आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी ने अगर मन को छुआ हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।
दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।